हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। ऑप्शन ए है देवराय द्वितीय, बी है नरसिंह राय, सी है कृष्णदेव राय और डी है वेंकट द्वितीय। तो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था और उसका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क बहुत ही अच्छा मित्र था, ऐसे शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही इनके ही साम्राज्य में अष्टदिग्गज का पद भी हुआ करता था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज के पद या अष्टप्रधान किसके दरबार में हुआ करते थे, तो आप याद रखेंगे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई। ऐसी कौन सा कार्य है, ऐसी कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई थी। ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, बी है भारत लोक सेवा मंडल आयोग का गठन, ऑप्शन सी है अकाल आयोग का गठन, ऑप्शन डी है हंटर आयोग का गठन। तो देखिए बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था और यह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। भारत लोक सेवा मंडल आयोग का गठन भी कर्जन के शासनकाल में हुआ था और अकाल आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही किया गया था। बात की जाए हंटर आयोग की, तो हंटर आयोग का गठन हंटर कमीशन के आधार पर हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दो रेखाओं के बीच के जो खंड है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बेल्ट के नाम से, बी है गोर के नाम से, सी है कालखंड के नाम से या डी है समय पेटी के नाम से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को गोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देशांतर रेखाएं कुल कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं कुल 360 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पहले कौन सा ऐसा भारतीय क्षेत्र था जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी है द्वीप और डी है अलिया बेटा या खदिया बेटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है। सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए है मणिपुरी नृत्य से, बी है कथक नृत्य से, सी है गरबा नृत्य से, डी है हिंदुस्तानी गायन से। तो जो सितारा देवी हैं इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कथक नृत्य से। और कथक नृत्य आपका कहाँ किया जाता है, तो ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वह है आपके पंडित बिरजू महाराज जी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है और ऑप्शन डी है कि मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। तो इसके बीच में लाल वृत्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है, ये भी सही है। इसकी जो मध्य की त्रिज्या है उस वह लंबाई का 5वां हिस्सा होती है, जबकि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 नहीं होता है। तो जो आपका गलत है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी भारत के ध्वज के बारे में। तो जो भारत का ध्वज है इसमें कुल 3 रंग हैं। ध्वज को डिजाइन किसने किया था, तो पिंगले वेंकैया जी के द्वारा इस ध्वज को डिजाइन किया गया था। इसका अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे कि चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं, तो इस चक्र में कुल 3 तीलियां हैं जो लगातार 24 घंटे प्रगति की ओर अग्रसर रहने को संकेत करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है या सार्वजनिक क्षेत्र के वर्ष के संरक्षक भी कहलाते हैं। ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है विधि एवं
न्याय मंत्रालय। तो भारत के सार्वजनिक पर्स के संरक्षक जो कहलाते हैं वह हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाध्य सेवाएं हैं, मतलब अखिल भारतीय के अंतर्गत आने वाली सेवाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है प्रशासनिक सेवा, बी है भारतीय पुलिस सेवा, सी है भारतीय वन सेवा। अब आपको जो कथन दिए गए वह हैं केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक तथा दोनों सही हैं, तीसरा चौथा है आपका एक, दो तथा तीन सभी सही हैं। तो अखिल भारतीय सेवा साध्य सेवाओं के अंतर्गत जो आने वाली सेवाएं हैं वह है भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक, दो व तीन तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धन का अर्जन का अर्थ है, भारत में जो धन का अर्थ है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कागजी मुद्रा, बी है चालू जमा, सी है धात्विक सिक्के या डी है सभी विकल्प सही है। तो भारत में जो धन का अर्थ है वह होता है कागजी मुद्रा, चालू जमा और धात्विक सिक्के। तीनों प्रकार के ही धन को हम भारत में धन के अर्थ से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? पूर्व गुप्त काल में ऐसी कौन सी वस्तु थी जो निर्यात के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती थी? ऑप्शन ए है लोहा, बी है सोना, सी है टिन, डी है चांदी। तो लोहा, सोना, चांदी ये तीनों ही वस्तुएं पूर्व गुप्त काल में निर्यात की जाती थी, जबकि टिन का निर्यात नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया? साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, मद्रास अधिवेशन 1927 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की, मस्तिष्क की उपज है। जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत में जो वायसराय थे वह लॉर्ड डफरिन थे। तो ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 में। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसमें जो साइमन कमीशन था उसका बायकॉट करने का नारा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा वर्ष 1927 में मद्रास अधिवेशन में दिया गया था। और वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन की बात की जाए तो इसमें गर्म दल और नरम दल दोनों का विभाजन हो गया था। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह में जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उत्पत्ति के द्वारा, मृदा निक्षेपण के द्वारा, प्रवाल भित्ति के द्वारा या कोई विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रवाल भित्ति के द्वारा ही लक्षद्वीप में द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको करने के लिए मुख पर एक आकर्षक मुखौटा लगाया जाता है? ऑप्शन ए है कथकली, बी है कुचिपुड़ी, सी है ओडिसी, डी है मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है और ओडिसी ओडिशा में किया जाता है। और कथकली की बात की जाए तो कथकली मोहिनी अट्टम ये केरल में किए जाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं और इनमें एक विशेष प्रकार के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे पद को आपको बताना है जो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद होगा और जिसका कार्यकाल वगैरह निश्चित होगा। तो ऑप्शन ए है आपके सामने भारत के राज्यपाल। तो देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही रहता है, तो ये आपका सही नहीं होगा। दूसरा बात की जाए भारत के महान न्यायविद, तो इनका भी कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनके नियुक्ति की बात की जाती है और यह भी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। अगला है आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री। तो इनके लिए भी राष्ट्रपति की ही इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए जो है कुछ बाध्यताएं होती हैं और कुछ रूप में यह स्वतंत्र भी होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर,
कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। इनका कार्यकाल जो है निश्चित है और जो कि संविधान में बताया गया है, और इनकी जो बात है निर्वाचन आयोग की वह की गई है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो राज्य हैं उनमें महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के कानून मंत्री, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो राज्य के महाधिवक्ता की यदि बात की जाए तो उसकी नियुक्ति स्वयं राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचक नहीं है। देखिए आपके जो जीआई टैग दिए जाते हैं भौगोलिक संकेतक सूचकांक, तो उनमें से जो दिए गए हैं उनके भी नाम है और एक ऐसा है जिसे नहीं दिया गया है। ऑप्शन है कानीसावी, बी है नागा मिर्च, सी है मैसूर सिल्क और डी है दार्जिलिंग बासमती। तो देखिए कानीसावी को दिया गया है, नागा मिर्च को भी दिया गया है, मैसूर सिल्क को भी दिया गया है। सिल्क यानी कि जो सबसे बढ़िया सिल्क है वह आपकी मैसूर की ही होती है। लेकिन अगर बात की जाए दार्जिलिंग के बासमती, तो देखिए दार्जिलिंग के बासमती को नहीं बल्कि दार्जिलिंग की चाय को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जीवी रामकृष्ण, बी है मधुदंडवते, सी है सी रंगराजन और डी है इंदिरा गांधी। तो विनिवेश आयोग की बात की जाए इसके प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जीवी रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। इनमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे हैं। ऑप्शन ए है अरुण और मंगल, बी है वरुण और शुक्र, सी है शुक्र और मंगल, डी है वरुण और मंगल। तो यहाँ पर शुक्र जो है उसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है और शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह भी होता है। और शुक्र मंगल इनका जो आकार है वह पृथ्वी की तुलना में लगभग छोटा या समान के बराबर ही इससे तुलना की जा सकती है। जबकि अरुण है, वरुण है, ये ग्रह आपके बहुत ही बड़े हैं आकार में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई बार प्रश्न आपके मन में ये भी आता है कि जो सूर्य है उसके सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध है, तो फिर सबसे गर्म ग्रह शुक्र किस प्रकार हो जाता है। ये लॉजिक आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक है लेकिन वह इतना गर्म नहीं है। उसका कारण है कि जो बुध है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है जितनी कि वह अधिक मात्रा में शुक्र ग्रह में पाई जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण शुक्र ग्रह सूर्य से दूर तो है लेकिन वह गर्म सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा पाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये आप जो लॉजिक है अच्छे से समझ लीजिएगा कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है और बुध पास में होते हुए भी गर्म क्यों नहीं है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है केरल, सी है ओडिशा, डी है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गोवा की जो समुद्री सीमा है वह सबसे छोटी है। तो इस प्रकार आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।